अच्छा देखो, लास्ट क्लास बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक इलस्ट्रेशन किया था, सारा केसेस देखा था, ठीक है। एक बार मेरे को बताना, सपोज मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने बिल एक्सेप्ट किया, तो आपके बिल बुक्स में वो बिल क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी, बिल्स पेबल, और मेरे बुक्स में बिल्स रिसीवेबल, राइट। अब सपोज ड्यू डेट तक बिल मैं अपने पास ही रखता हूं, राइट। ड्यू डेट तक बिल मैंने अपने पास रखा और ड्यू डेट में आपने पैसा देने से मना कर दिया, आपने पैसा देने से मना कर दिया, कैन आई से इट इज अ केस ऑफ डिसऑनर, राइट। उस कंडीशन में मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। आप लोग अपने बुक्स में क्या एंट्री करोगे? बिल्स पेबल टू क्रेडिटर। इफ नोटिंग चार्जेस लगा होगा तो नोटिंग चार्जेस भी ऐड होगा उसमें। आपके बुक्स में एक्सपेंस आएगा नोटिंग चार्जेस या मेरे बुक्स में? आप लोग का बुक्स में नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस आएगा। कैश का आउटफ्लो किसके बुक से होगा? मेरे बुक से, क्योंकि लास्ट में बिल मेरे पास था तो कैंसिल करवाने में ही जाऊंगा। क्लियर है? नाउ सपोज कि मैंने बिल लिखा, आपने एक्सेप्ट किया, वो बिल मैंने थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया। ड्यू डेट पे थर्ड पार्टी आपके पास आता है, ड्यू डेट पे थर्ड पार्टी आपके पास है, आपने उसको पैसा नहीं दिया, डिसऑनर कर दिया, तो बताओ मेरे बुक्स में क्या एंट्री होगा? मैंने, अच्छा फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। मैंने ये बोला कि मैंने एक बिल लिखा, आपने बिल एक्सेप्ट किया, राइट। मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, आपके लिए बिल्स पेबल। मैंने वो बिल अपने क्रेडिटर को दे दिया, एंडोर्स कर दिया, राइट। क्रेडिटर ड्यू डेट में आपके पास गया, आपने उसको पैसा देने से मना कर दिया, डिसऑनर कर दिया, तो मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? मैं फिर से आपको अपने बुक्स में डेटर बनाऊंगा और क्रेडिटर इंक्रीज कर लूंगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट विद द नोटिंग चार्जेस इफ एनी। क्लियर है? आप लोग अपने बुक्स में क्या एंट्री करोगे? आपके बुक्स में बिल्स पेबल वाला लाइबिलिटी बंद हो जाएगा और मैं आपके बुक्स में वापस क्रेडिटर बन जाऊंगा। बिल्स पेबल टू क्रेडिटर, इफ नोटिंग चार्जेस है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? सपोज मैंने बिल लिखा, आपने बिल एक्सेप्ट किया, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, आपके लिए बिल्स पेबल। मैंने वो बिल बैंक को डिस्काउंट करवा लिया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, पैसा लेके आ गया। ऑन द ड्यू डेट बैंक आपके पास गया और आपने पैसा देने से मना कर दिया, डिसऑनर कर दिया, तो बताओ मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? मेरे बुक्स में आप लोग वापस डेटर बन जाओगे और बैंक को क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि बैंक मेरा पैसा कट कर लेगा, हो सकता है विद द नोटिंग चार्जेस। ठीक है, आप लोग अपने बुक्स में क्या एंट्री करोगे? यस, आपके बुक्स में बिल्स पेबल लाइबिलिटी बंद हो जाएगा और मेरे को फिर से क्रेडिटर बना लोगे। ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बिल्स पेबल टू क्रेडिटर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? डिसऑनर का केस, राइट। सपोज मैंने एक बिल लिखा, ठीक है, आपने एक बिल एक्सेप्ट किया, राइट। तो आपके लिए बिल्स पेबल, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, राइट। मैंने वो बिल किसी पार्टी को एंडोर्स कर दिया, वो मुझसे पैसा मांगता था, राइट। मैंने क्या किया? किसी पार्टी को एंडोर्स कर दिया, वो मुझसे पैसा मांगता था। क्लियर है? अब उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यहां तक क्लियर है? मेरा एसेट खत्म। अब वो बिल्स रिसीवेबल किसके पास है? एंडोर्सी के पास, यानी मेरे क्रेडिटर के पास। क्लियर है? उस क्रेडिटर से आप भी पैसा मांगते थे, उस क्रेडिटर से आप भी पैसा मांगते थे, आप उसके पास पैसा मांगने गए, उसने आपको वो बिल दे दिया, दे सकता है ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने आपको वो बिल दे दिया। क्लियर है? नाउ टेल मी व्हाट अकाउंटिंग एंट्री यू विल पास ऑन द ड्यू डेट? यस, क्योंकि देखो आपके बुक्स में बिल्स पेबल तो था ही, जो बिल्स रिसीवेबल था वो घूम के आपके पास चला गया। अब आपके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल भी है, बिल्स पेबल भी है,
मतलब आपको अपने आप को ही पेमेंट करना है, तो आप क्या करेगा, दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दोगे। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, हाँ एक ही अमाउंट का होना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं अलग अलग अमाउंट का, तो फिर तो आपस में सेट ऑफ नहीं होगा। हाँ क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तो इसी कंसेप्ट पे एक दो क्वेश्चन है तुम लोग का मॉड में, अच्छा वाला क्वेश्चन है। अच्छे से स्टोरी को समझना, पहले तो ये समझना कि किसका बुक्स बना रहे हो, राइट। आप ड्रॉअर का बुक्स बना रहे हो या ड्रॉई का बुक्स बना रहे हो, फिर सोचना ड्रॉई के लिए कब वो बिल्स पेबल है, कब वो बिल्स रिसीवेबल है, उसके अकॉर्डिंग लास्ट में एंट्री होगा, ठीक है। एक वो कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट अपना रहेगा एकोमोडेशन बिल। इज इट क्लियर। उसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और कोई कंसेप्ट करने का जरूरत नहीं है। इनिशियल क्लास, दो क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्सेस प्रोमिसरी नोट, राइट। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट निकालने के लिए क्या करना होता है, +3 ग्रेस डेज ऐड होगा। ग्रेस डेज ऐड करने के बाद नेशनल हॉलीडे हुआ तो क्या होगा, एक दिन पहले। इमरजेंसी हॉलीडे हुआ तो एक दिन बाद में। क्लियर है ये चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यस, पहले बिल्स रिसीवेबल पूरा का पूरा बंद होगा, बिल वाला केस, फिर जाके पेमेंट का एंट्री आएगा और रिसीव का एंट्री आएगा, ठीक है। एंड ध्यान रखना, जिसका बुक्स में शॉर्टफॉल मनी है उसके बुक्स में बैड डेट्स नहीं होता, उसके बुक्स में डेफिशिएंसी होता है। जिसको पैसा कम मिल रहा है उसके लिए बैड डेट्स है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो पेमेंट कर रहा है उसके बुक्स में डेफिशिएंसी आएगा, जिसको पेमेंट रिसीव हो रहा है उसके लिए बैड डेट्स है। क्लियर है। होमवर्क का कुछ क्वेश्चन था, डाउट 4 को छोड़ के, मेरे हिसाब से 4 को छोड़ के किसी और में डाउट होना मुश्किल है, क्योंकि मेरे हिसाब से बाकी तो सिंपल सिंपल था, स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चन था। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या इंटरेस्ट टू कैश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, जब सेम डेट में ही हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें ना आपका डेट दिया हुआ है, 1 महीना पहले काटेंगे, तो आपको दिखा देगा, बाद में दिखाता हूं वो दिखाऊंगा। ये इलस्ट्रेशन 2 में प्रीतम वाला बुक का लास्ट डेट, ये बाय डिफॉल्ट पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, यही तो। कुछ नहीं बोला तो ड्यू डेट में तो करेंगे ना। ये लिखा तो है, द सेकंड बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट। हाँ, द सेकंड बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट का मतलब है ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया और ड्यू डेट पे पैसा मिल गया, ठीक है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिक इलस्ट्रेशंस में। जब भी एक से ज्यादा बिल हो, जब भी एक से ज्यादा बिल हो, आप लोग क्या करो, बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2, बिल्स रिसीवेबल 3 उस तरीके से यूज करो, उससे आप खुद फंस जाओगे, बाद में मार्क्स नहीं करेगा बट कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है ड्यू डेट की 1 महीने का पहले डेट, हम जो डेट देते हैं वो ड्यू डेट की, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ तो नहीं था एग्जैक्टली किस डेट में इंसॉल्वेंट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिलेगा आपको एक, राइट। तो ये दोनों अच्छे से करना, आईसीआई का बहुत फेवरेट क्वेश्चंस में रहता है, घुमाना जब होता है उन लोग को तो इन दोनों में से कुछ देते हैं, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 रहेगा और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 या 3 ऐसे कुछ है, देख लेंगे अभी, फिर उसके बाद एकोमोडेशन बिल करेंगे। देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कत्रक्स बुक, ठीक है। किसका बुक्स बनाना है अपने को, के कत्रक। ये ध्यान में रखना कि बुक्स किसका बनाना है, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं पता होगा किसका बुक्स बनाना है, आप अकाउंटिंग एंट्री गलत कर दोगे। इज इट क्लियर, अपने को किसका बुक्स बनाना है, के कत्रक का बुक बनाना है, ठीक है, एकदम परफेक्ट।
अच्छा फटाफट जिसको निकलना निकलो। चलो आओ देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कत्रक बुक्स। के कत्रक बोले तो एक पार्टी है जिसका बुक्स अपने को बनाना है। तो ध्यान रखना हम लोग के कत्रक के बुक्स के पॉइंट ऑफ यानी के कत्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचोगे आप। अब अच्छे से लैंग्वेज समझना। कत्रक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, इसका मतलब क्या होता है? कत्रक ने एक एक्सेप्टेंस दिया बासु को, यानी कत्रक के लिए बिल्स पेबल है, बासु के लिए बिल्स रिसीवेबल है 2500 रुपीज का। डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस ₹50 फॉर इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है? कत्रक के लिए एक बिल्स पेबल था 2500 का, उसका वो पेमेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है? 1000 कैश दे रहा है, बाकी बचा हुआ अमाउंट के लिए अलोंग विद द इंटरेस्ट एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है, एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है। तो कत्रक क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स में? उसके लिए लाइबिलिटी बंद हो रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2500, इमीडिएटली वो कैश पे कर रहा है 1000, राइट? और एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है ऑफ द बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो 1500 प्लस 50 रुपए 1550। एंट्री तो मैच नहीं हो रहा। ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के कत्रक पे कर रहा है, इट्स एन एक्सपेंस फॉर के कत्रक, तो वो अपने बुक्स में एक्सपेंस डेबिट करेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50 रुपए। बासु से हमें क्या लेना देना? कैंसिल हो नहीं रहा ना, इमीडिएटली तो आप पे ही कर रहे हो। देखो अब तुम लोग इतना लंबा लंबा एंट्री करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन में एक ही एंट्री। देखो पहले आप एंट्री करोगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बासु 2500, नेक्स्ट एंट्री करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हाँ, टू बासु। फिर उसका नेक्स्ट एंट्री होगा बासु अकाउंट डेबिट 2550 टू कैश 1000 टू बिल्स पेबल 1550। इस तीनों एंट्री को जब तुम मर्ज करोगे, इस तीनों एंट्री को जब तुम मर्ज करोगे तो घूम फिरा के तो वही एंट्री बन रहा है। देखो यहां पे तुम्हारा बासु क्रेडिट हुआ 2500 से और 50 रुपीज से, और बासु डेबिट हो गया 2550 से, तो बासु अकाउंट कैंसिल हो गया। ठीक है, देन बचा क्या? एक इंटरेस्ट बचा है, बिल्स पेबल बचा है, कैश बचा है और बिल्स पेबल बचा है। तो एंट्री यही बनेगा मेरा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2500, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू कैश 1000 टू बिल्स पेबल 1550। इन तीनों का मर्ज एंट्री। हाँ समझ गया, बट इतना करना ही नहीं था, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करना था आपको। कर सकते हैं, ठीक है। किसी को डाउट?
कर लो, साथ में उतार लो एंट्री फटाफट। नहीं। भर भर के मतलब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, नरेशन तुम्हारी मर्जी भाई, जितना डिटेल दो। हाँ, एक तरह से एक जैसा ही हो गया, ट्रीटमेंट एक ही है, बस नरेशन में हम वर्ड कैंसिल या फिर नरेशन में वर्ड हम डिसऑनर यूज कर लेते हैं। आपकी मर्जी, उससे कोई मार्क्स नहीं कटेगा। थोड़ा देखो, हम फिर से तुमको बता रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन लेवल अभी जो चल रहा है वो एक सीए मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है। तुम 11-12 का तरह बात कर रहे हो, यदि ऐसे करेगा तो प्रॉब्लम में फंस जाएगा सीए लेवल में, वो नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी हरकतें नहीं, अपने को जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उससे मार्क्स कभी नहीं कटता। तुमने लाइन टाना, इधर लिखा, ये वर्ड यूज कर लिया, उससे मार्क्स नहीं कटता सीए लेवल में। आपका आईक्यू चेक किया जाता है, तो उस पर फोकस करो। ये छोटी छोटी चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को नरेशन में क्या था, उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, उससे मार्क्स नहीं कटता है। हम कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है? तो वो सबसे फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सब छोड़ दिया करो, इतना टेंशन मत लो। इतना पालेगा तो इतना चीज याद रखना है, एग्जाम में खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के आओगे। ये सोचते सोचते ये नहीं कर दिया राम, यहाँ मेरा मार्क्स नहीं कट ले, यहाँ मेरा मार्क्स नहीं कट ले, ये कटने का डर से सच में ही कटवा दोगे। इतना कॉन्शियस हो जाओगे कि पेपर खत्म होना मुश्किल हो जाएगा। तो वो नहीं सोचना है, एकदम बिंदास करो ना, बस जर्नल परफेक्ट होना चाहिए, उसके नीचे ऊपर की कहानी से फर्क नहीं पड़ता। ये एंट्री क्लियर है, आगे चले। अब देखो, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर ₹4,000। पहला बात, हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? के कतरक, राइट? अब एक्सेप्टेंस किसने दिया है? जी गुप्ता का एक्सेप्टेंस था, यानी जी गुप्ता के लिए बिल्स पेएबल था। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर 4,000 विच वॉज एंडोर्स्ड बाय के कतरक। तो के कतरक के लिए वो क्या था? इफ जी गुप्ता के लिए बिल्स पेएबल था, तो के कतरक के लिए बिल्स रिसीवेबल था। उस बिल को के कतरक ने क्या किया? एंडोर्स कर दिया एम मेहता को। अब ये बिल्स रिसीवेबल किसके पास है? एम मेहता के पास है, राइट? एम मेहता के पास बिल्स रिसीवेबल, जी गुप्ता के लिए बिल्स पेबल। के कतरक के बुक में कुछ भी नहीं है। एंड वाज डिसऑनर्ड, इसका मतलब ऑन ड्यू डेट जब एम मेहता जी गुप्ता के पास गया, उसने पैसा देने से मना कर दिया, तब के कतरक अपने बुक्स में एंट्री करेगा, फिर से जी गुप्ता को डेटर बनाएगा और एम मेहता को क्रेडिटर बनाएगा। यहां तक क्लियर है? जी गुप्ता डेबिट टू एम मेहता कितने से बनाएगा? 4,020 अलोंग विद द नोटिंग चार्जेस। बस हमें तो एम मेहता को 4,020 देना है और हमें 4,020 लेना है जी गुप्ता से। क्लियर है यहां तक? बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, ये बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। इसका मतलब यह है कि हमें जिसको पेमेंट करना था उसको हमने बाय चेक पे कर दिया। हमें मिला तो नहीं है पैसा, दो हमने अपने बुक्स में जी गुप्ता को डेटर बना लिया, राइट? बट ये विड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब है कि हमने इसका पेमेंट कर दिया। एम मेहता को जितना पैसा देना था अगेंस्ट चेक हमने पे कर दिया। इसका मतलब यहां ये, तो हम क्या करेंगे? एम मेहता डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर से बोल रहा हूं, इसका ये मतलब है बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब है जिसके पास वो बिल था उसको तो पैसा मिला नहीं, वो आपके पास आया रोते रोते, आपने उसको अगेंस्ट चेक पेमेंट कर दिया। कहां चल रहे और क्या है? किसको पेमेंट करेंगे हम? किसके बुक्स में? पहले ये बताओ। हाँ, तो उसको किसको पेमेंट करना है? शाबाश, जी गुप्ता से तो लेना है, पेमेंट किसको करना है? एम मेहता। बिल तो लास्ट में इसी के पास था, तो ये लास्ट में हमारे पास आया, उसको तो मिला नहीं जी गुप्ता से पैसा, तो ये हमारे पास आया और हमने इसको अगेंस्ट चेक पेमेंट कर दिया। इसका मतलब ये है। जी गुप्ता तो बिल विड्रॉ कर ही नहीं सकता, पहला बात तो ये है, क्योंकि उसके लिए बिल पेबल था।
जो बिल्स रिसीवेबल होगा पैसा तो उसी को ही मिलना है एट द एंड ऑफ द डे। तो एम मेहता के पास ही बिल्स रिसीवेबल था, वो उसने बिल कैंसिल करवा के डॉक्यूमेंट लाके हमें दे दिया कि भैया हमको पैसा नहीं मिला, हमको मेरा पैसा दीजिए। तो वो हमने बिल विड्रॉन कर लिया, मतलब वो बिल कैंसिल मान लिया अगेंस्ट चेक, हमने एक नया चेक इश्यू कर दिया एम मेहता को। क्लियर है? तो ये दो एंट्री आपको करना पड़ेगा। जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड बीइंग पेमेंट मेड। क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ हाँ, दोनों करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन अलग अलग है, फुल स्टॉप है उसके बाद में और एक ट्रांजेक्शन है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। डी दलाल रिटायर्स बिल फॉर ₹2000। रिटायर्स बिल का मतलब होता है पेमेंट करना, पेमेंट करना। ड्रॉन ऑन हिम, उसके ऊपर लिखा गया था, मतलब डी दलाल के लिए बिल्स पेबल था, वेयर एज लिखा किसने था? तो कतरक के लिए बिल्स रिसीवेबल था। अंडर अ डिस्काउंट ₹10, मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा होगा। अब दी दलाल रिटायर कर रहा है, मतलब पेमेंट कर रहा है, के कतरक को पैसा मिल रहा है। तो के कतरक अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, कुछ भी। कितना? 1990। बाकी उसने क्या किया? डिस्काउंट दे दिया, नॉट डिस्काउंटिंग चार्ज। जब आप बैंक से डिस्काउंट करवाते हो तब हम उसको डिस्काउंटिंग चार्ज बोलते हैं। ये दिस इज डिस्काउंट अलाउड और रिबेट यू कैन से। हाँ, रिबेट अलाउड भी वर्ड यूज कर सकते हो, डिस्काउंट अलाउड वर्ड यूज कर सकते हो, नॉर्मल रिबेट, नॉर्मल डिस्काउंट, बट नॉट डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस जब हम बैंक से पैसा लेके आते हैं तब वर्ड यूज होता है। ठीक है? तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000। क्लियर है? क्योंकि ये पूरा लैंग्वेज ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको बस पकड़ के रखना है कि किसका निकालना, किसने। तो अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, उसमें देखते हैं पूरा करेक्ट होता है क्या। कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, क्या होता है कि इसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, ये भी हो सकता है क्या। एग्जाम में आपके एड्रेनल्स कुछ और होते हैं, अभी कुछ और है। अभी आप बहुत काम डाउन हो, कोई बात नहीं, गलत भी हो गया तो क्या है। इट्स जस्ट लाइक केबीसी, घर पे बैठ के सारे आंसर करेक्ट होते हैं। हॉट सीट में बैठ जाओ एक बार, 2000 के क्वेश्चन में भी यही होगा ना, यही होगा, यही होगा ना, यही होगा। तो उसके लिए रेडी होना है अपने को। वहां प्रॉब्लम होता है एग्जाम हॉल में, पता नहीं क्यों वहीं एग्जाम में कंफ्यूजन आता है। ये भी हो सकता है पूरे टाइम दिमाग नहीं चलेगा आपका, लेकिन वहां इतना ज्यादा चल जाता है, कभी कभी वो प्रॉब्लम हो जाता है। लास्ट, कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल। कतरक ने एक्सेप्टेंस दिया है पटेल को, यानी कतरक के लिए बिल्स पेबल, राइट। 5000 यहां तक खत्म। पटेल के लिए बिल्स रिसीवेबल है, कतरक के लिए बिल्स रिसीवेबल है, सॉरी, कतरक के लिए बिल्स पेबल, पटेल के लिए बिल्स रिसीवेबल। एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर ए सिमिलर अमाउंट, यानी सेम अमाउंट का मोदी के लिए एक्सेप्टेंस, यानी मोदी के लिए बिल्स पेबल, इसके लिए बिल्स पेबल और कतरक के लिए रिसीवेबल। इधर कतरक के लिए बिल्स पेबल, पटेल के लिए बिल्स रिसीवेबल। इज इट क्लियर? वेर ड्यूली डिस्चार्ज, इसका मतलब क्या है? जब जब पटेल जब पटेल पैसा मांगने आया तो कतरक ने क्या किया? ये वाला बिल उसको दे दिया। कतरक के बुक्स में एक लाइबिलिटी है बिल्स पेबल का 5000 का, कतरक के बुक्स में एक लाइबिलिटी है बिल्स पेबल का 5000, और कतरक के बुक्स में एक एसेट है 5000 का। तो एक बात बताओ, जब उसका ड्यू डेट आएगा तब वो पेमेंट थोड़ी करेगा, जो भी पैसा मांगने आएगा उसको वो बिल दे देगा। इज इट क्लियर? तो इस कंडीशन में वह ड्यूली डिस्चार्ज, मतलब ड्यू डेट में कतरक ने क्या एंट्री किया होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। समझ में आया? अभी जो बताया था, हाँ वो।
क्यों करेंगे हम, करेंगे ही क्यों ऐसा, जब सामने वाला आएगा उसको मैं अपनी एसेट दे दूंगा। हाँ, क्योंकि कभी होगा ही नहीं ना, हम एसेट के अगेंस्ट लाइबिलिटी कैंसिल कर देंगे, खत्म। इतना लंबे प्रोसेस में क्यों जाएंगे, पहले बैंक में पैसे का वेट करेंगे, फिर पैसा पेमेंट करोगे। लास्ट ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया, क्लियर है? तो ये था एक छोटू सा क्वेश्चन, ऐसा ही एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, वो भी कर लेते हैं। थ्री, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई करो पहले आप लोग। 6.32,
हो रहा है आप लोग से? ठीक है, ट्राई करो। तुम लोग ही बोला पॉइंट्स वाला तो इजी होता है। अच्छा देखो, कंफ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं, आराम से समझते हैं। सेकंड टाइम शायद आप लोग से इजीली हो जाएगा। क्या बोल रहा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। हमें डॉन का बुक्स बनाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोल रहा है? बॉब इन्फॉर्म्स डॉन, यानी बॉब ने डॉन को बताया दैट रेज एक्सेप्टेंस, यानी रे के लिए बिल्स पेबल था, रे के लिए बिल्स पेबल था, राइट। अब बॉब डॉन को क्यों बता रहा है? इसका मतलब रे ने ये एक्सेप्टेंस डॉन को दिया होगा, डॉन के लिए बिल्स रिसीवेबल था, डॉन ने ये बिल एंडोर्स कर दिया बॉब को, अब ये बॉब के लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, इसके लिए कैंसल। ड्यू डेट में ये बॉब जब इसके पास लेने गया तो इसने पैसा देने से मना कर दिया, डिसऑनर कर दिया, हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस फॉर ₹40। अब इसके पास ही तो बिल है ऑन द ड्यू डेट, ये गया डिसऑनर हो गया, कैंसिल करवाने कौन जाएगा? बॉब खुद जाएगा कैंसिल करवाने।
नोटिंग चार्जेस उसके पॉकेट से लग गए। अब बॉब जब ये डॉन को बोल रहा है तो इसका मतलब बॉब पैसा मांग रहा है डॉन से, कितना? 3040 रुपीज, 3040 रुपीज, राइट। तो डॉन अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? अब डिसऑनर तो हो गया, तो डॉन क्या एंट्री करेगा? यानी वो रे को डेटर बनाएगा कितने रुपए से? 3040, और फिर से अपने बुक्स में बॉब को क्रेडिटर बनाएगा 3040 से। क्लियर है यहां तक? ये था फुल स्टॉप तक। हाँ, ये हो गया बीइंग बिल डिसऑनर्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम? टीना, अभी समझ में आया? अभी भी नहीं आया? अरे देखो, एक है बॉब, एक है डॉन, और एक है रे। रे ने एक्सेप्ट किया तो रे के लिए बिल्स पेबल है, और जब हम बुक डॉन का बना रहे हैं तो कहानी उसके आसपास ही चल रहा है, तो इसका मतलब रे ने एक्सेप्टेंस करके इसको दे दिया, तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल था। लेकिन इस बिल का डिसऑनर का इंफॉर्मेशन उसको कौन दे रहा है? तो बॉब कैसे आ गया भाई पिक्चर में? इसका मतलब कहीं ना कहीं डॉन ने ये बिल इसको दे दिया होगा, एंडोर्स कर दिया। तभी तो ड्यू डेट पे जब बॉब इसके पास गया, रे के पास, इसने पैसा देने से मना कर दिया। तब ये बात बॉब इसको इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई साहब, आपने जो बिल दिया था वो मेरे को पैसा नहीं मिला, प्लस मेरे पॉकेट से नोटिंग चार्जेस भी लगे। डॉन बोलता है ओके, आई विल पे यू। तो डॉन अपने बुक्स में बॉब को क्रेडिटर बना लेगा 3040 से, कॉरेस्पॉन्डिंगली रे को अपने बुक्स में डेटर बना लेगा। क्लियर है? तो बस यही करना था डिसऑनर का एंट्री। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कहानी है, बॉब एक्सेप्ट्स 1000 कैश एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 मंथ एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। बॉब एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ₹1000 कैश, और बाकी चीज के लिए वो बिल लेने को रेडी है। अब इसको ये बिल दे कौन रहा है? यानी डॉन के लिए बिल्स पेबल है, बॉब के लिए बिल्स रिसीवेबल है। तो क्या एंट्री होगा? डॉन अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बॉब अकाउंट डेबिट, बॉब को कितना पैसा देना था? 3040 रुपए देना था। इमीडिएटली कैश पे कर दिया 1000। बचे हुए पैसे के लिए 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम अलोंग विथ इंटरेस्ट। तो बचा हुआ पैसा है 2040, उस पे इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 10% फॉर 3 मंथ्स। क्या 12% लगेगा ना? तो मेरा देखिए 10% बोला है यहाँ पर, नीचे देखो डॉन एक्सेप्ट, वो तो अलग है ना। क्लियर है? यहां पे बॉब ने बिल लिखा होगा, बॉब को पैसा मिलना था 3040। डॉन इज सेइंग आई विल पे यू 1000 कैश इमीडिएटली, फॉर द बैलेंस आप मेरे को एक नया बिल लिख के दो, मैं एक्सेप्ट करके देता हूं। देन बॉब सेड ओके, मैं नया बिल दूंगा, फॉर दैट आपसे मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा फॉर 3 मंथ्स। तो बैलेंस बचा कितना? 2040। 2040 पे 10% वो चार्ज करेगा फॉर 3 मंथ्स, दैट इज 51 रुपीज। ये 51 रुपीज इंटरेस्ट एक्सपेंस है फॉर डॉन, क्योंकि जो नया बिल का एक्सेप्टेंस होगा डॉन के बुक्स में, वो तो 2040 प्लस 51, 2091 से होगा, और इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 51। दिस एंट्री वी विल पास इन द बुक्स ऑफ डॉन। 3040 था, उसमें से 1000 पे कर दिया तो बचा 2040। माइनस क्यों?
तो बस फिर हैप्पी बर्थडे हो गया। समझा तो सही, बाद में हैप्पी बर्थडे जब मार्क्स आया। हाँ बस फिर हैप्पी बर्थडे मार्कशीट में ये एंट्री क्लियर है? दैट इज द सेकंड एंट्री। फुल स्टॉप आ गया यानी ये ट्रांजेक्शन खत्म। हाँ बोलो ना। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यू रूल क्या हो चाहे ओल्ड रूल हो, पहले भी रूल यही था, पर्सनल नेचर के पीछे वर्ड अकाउंट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन बुक खुदाड़ खुदाड़ के देख लेना कितना बार पर्सनल नेचर के पीछे अकाउंट वर्ड यूज हुआ है। इससे कोई मैटर नहीं करता है। हम कोई ग्रामेटिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, हमारे फिगर्स का डेबिट क्रेडिट ठीक होना चाहिए, उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। दैट वाज माय सेकंड ट्रांजैक्शन ऑफ दिस, ठीक है। एक ही ट्रांजैक्शन में 2 एंट्री होना था, वो कर लिया हमने। तीसरा एंट्री, डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे, ही इज एक्सेप्टिंग, रे एक्सेप्ट कर रहा है तो डॉन के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल। डॉन के लिए बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। 2 महीने का समय दे रहा है, प्लस 12% इंटरेस्ट भी लेगा। तो रे से लेना कितना था, 3040 लेना था। तो टू रे टू इंटरेस्ट, बाबा वो बॉब, डॉन ने बॉब को दिया है भाई, रे से तो पूरा ही पैसा लेना है। इश बाबा रे बाबा की कोरियासा। नंबर 1 एंट्री, नंबर 1 में आपने किया रे अकाउंट डेबिट टू बॉब 3040, रे को डेटर बनाया, बॉब को क्रेडिटर बनाया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आप क्रेडिटर के साथ काम कर रहे हो, तो सेकंड एंट्री आपने किया बॉब अकाउंट डेबिट 3040, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 51, टू कैश 1000, टू बिल्स पेबल 2091। समझ में आया? यहां तो बॉब का सेटलमेंट हुआ, रे से तो पैसा लेना ही है। अब रे तो डेटर है ही। तीसरा में बोला रे क्या कर रहा है, एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल, लेकिन अलोंग विथ इंटरेस्ट। तो टू रे 30, क्या चीज, रे क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्या बोल रहा है, डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे, ही इज एक्सेप्टेंस, तो रे एक्सेप्ट करेगा ना, डॉन लिख रहा है। अरे भाई डॉन को पैसा मिलना है, डॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा बिल, रे तो डेटर है, उससे पैसा मिलना है। हाँ हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट का बनाना का मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स में वही डाल दे रहा हूं मैं, इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बनाया। अरे या तो ड्यू एंट्री करो या इंटरेस्ट अकाउंट आओ। इंटरेस्ट अकाउंट तो एनीवे आएगा, चाहे आप ड्यू एंट्री करो चाहे नहीं करो, इंटरेस्ट अकाउंट तो डेबिट क्रेडिट होना ही है। कैसे प्लस करोगे, ऐसे कैसे प्लस हो गया, तुम्हारे बुक्स में बॉब क्रेडिटर है 3040, और फिर तुम बॉब को डेबिट करोगे 3091 से, बॉब अकाउंट क्लोज ही नहीं हुआ। 51 का तो अभी भी बैलेंस बच गया, इसका मतलब बॉब से लेना है 51 रुपीज। अरे हमेशा आप डेबिट क्रेडिट को क्लोज भी तो देखो कि क्लोज हुआ या नहीं हुआ, इंडिविजुअल एंट्री मत देखो। आप ये देखो, पहले आपने बॉब को क्रेडिट किया 3040 से, देन आप बॉब को डेबिट कर रहे हो 3091 से, अकाउंट तो ओपन ही रह गया, तो सेटलमेंट हुआ कहां, अकाउंट भी तो क्लोज होना चाहिए। बिना अकाउंट क्लोज किया हम आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट। तो इंटरेस्ट जब भी होगा वो तो आएगा ही आएगा, चाहे आप ड्यू एंट्री पास करो चाहे नहीं करो, इंटरेस्ट हमेशा डेबिट क्रेडिट होना ही है, ठीक है। क्या चीज, अल्टीमेटली बिल्स पेबल किसके लिए था, पहला वाला रे के लिए ही था, राइट। अब उसने पैसा नहीं दिया तो पेई को पैसा नहीं मिला, पेई ने अपने पॉकेट से नोटिंग चार्जेस दिया, तो वो रिकवर करेगा एंडोर्सी से, राइट। लेकिन एंडोर्सी किससे रिकवर करेगा, जिसके लिए एक्चुअल लाइबिलिटी था, तो रे के लिए एक्चुअल लाइबिलिटी था, तो रे से डॉन बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस रिकवर करेगा ना। सपोज आई एम डॉन, ठीक है, you are the ray and she is the bob,
अरे चलता है रे, महिला जयवर्धने लड़का हो सकता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। अब सुनो, मैंने एक बिल लिखा 3000 का, तुमने एक बिल एक्सेप्ट किया 3000, राइट? मैं डॉन हूं, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, उसके लिए बिल्स पेबल, ठीक है। अब वो बिल मैंने इसको एंडोर्स कर दिया, राइट? मेरे बुक्स में कुछ नहीं है। अब वो ड्यू डेट में आपके पास गई और आपने पैसा देने से मना कर दिया, तो ये कोर्ट जाएगी कैंसिल करवाने, इसके पॉकेट से 40 रुपए एक्स्ट्रा लगे। नाउ सी विल आस्क फ्रॉम मी 3040 रुपीज, तो मैं 40 एक्स्ट्रा क्यों दूं? मैं किससे मांगूंगा? तुमसे मांगूंगा ना। तो मैं रे को कितने से लेटर बनाऊंगा? 3040 से। क्लियर है? अरे वो नाम इसीलिए ऐसे यूज करते ताकि कंफ्यूज हो आप, थोड़ा मिलते जुलते, बॉब, डॉन, रो, किधर जा रहा है, किधर क्या हो रहा है। इजी नाम भी रख सकते थे चाहते तो। हाँ रुक जाओ, सेकंड ट्रांजेक्शन। अब देखो, मुझे आपको, आपसे पैसा मिलना है, इसको पेमेंट करना है, राइट? जब मैं इसको पेमेंट करने गया तो इमीडिएटली 1000 तो दे दिया, बचे हुए पैसे के लिए मैंने उसको बोला कि मेरे को 3 महीने का टाइम दे दो, उस 3 महीने के लिए मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देने को रेडी हूं, राइट? तो 3040 देना था मुझे इसको, मैंने 1000 इमीडिएटली दे दिया, बचा कितना? 2040। उसके लिए मैं 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा हूं ना, तो उसी वैल्यू पे मेरा 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा 51। तो नया बिल मैंने इसको बोला बना दो मेरे नाम पे, और मैं एक्सेप्ट करने को रेडी हूं। तो उसने 3 मंथ्स के लिए एक नया बिल बनाया, 2040 मिलना था प्लस 51, तो 2091 से बिल बनाया और मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो मेरे लिए बिल्स पेबल हो गया, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया। क्लियर है? और मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मेरे बुक्स में इंटरेस्ट डेबिट हो गया। यहां तक क्लियर है? अब मुझे तुमसे पैसा मिलना है, राइट? तो जब मुझे तुमसे पैसा मिलना है, तुमने बोला भैया 2 महीने का समय दो, नया बिल बनाओ 2 महीने के लिए। मैंने बोला 2 महीना एक्स्ट्रा टाइम तो दे दूंगा, लेकिन उस पर मैं इंटरेस्ट भी लूंगा एट द रेट 12%, राइट? तो मुझे तुमसे मिलना था 3040, अब मैं उस पर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट भी लूंगा एट द रेट 12%। तो 3040 12% फॉर 2 मंथ्स कितना आ गया? 60.8 रुपीज का इंटरेस्ट मैं आपसे लूंगा। क्लियर है? तो जब मैं इंटरेस्ट लूंगा तो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो नया बिल मैं कितने वैल्यू से बनाऊंगा? 3040 प्लस 60.8, 3100.8 रुपीज से। आपके लिए इतना ही बिल्स पेबल हो जाएगा। समझ में आया? दैट वाज बाय ट्रांजैक्शन नंबर 1। 3 एंट्री था इसके अंदर में, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप मूव करना था। हाँ डिपेंड्स, 5 10 15 मूड ऑफ द सेटर। क्यों आना चाहिए? हाँ 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, पूरा क्वेश्चन था 5 से 6 मार्क बस। बस इंटरप्रिटेशन ही तो था, एंट्री तो छोटू छोटू ही किया। ये क्लियर है? ये बस ये 3 एंट्री करना था इसको ट्रांजेक्शन, इसमें वेव ऑफ नहीं करना, इसमें 3 ट्रांजेक्शन ही थे एक क्वेश्चन के अंदर में, तो तीनों ट्रांजेक्शन का अलग अलग एंट्री होगा। फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप पे चल रहा था, यानी 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन थे, कोई वेव ऑफ नहीं करना इसमें, ये ध्यान रखना, यही कॉमन एंट्री है। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट समझते हैं। नथिंग इज इजी। आओ चलो देखो, जेम्स ओज डॉन 3200, he sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3116 full settlement. OMG. James owes Don 3200, इसका मतलब क्या है? डॉन को पैसा मिलना था जेम्स से, जेम्स ओज डॉन है, डॉन ओज जेम्स नहीं है। मुझे आपसे मिलना है। हाँ आई ओ यू का मतलब है मुझे देना है, हाँ यू ओ मी का मतलब मिलना है।
हाँ, अरे आई ओ यू समथिंग का मतलब क्या है? मैं ऋणी हूं तुम्हारा, मुझे कुछ देना है, कुछ कर्ज है मेरे पे तुम्हारा, दैट इज आई ओ यू। यू ओ मी का मतलब ध्यान रखना, फ्यूचर में मैं तुमसे कभी भी मांग सकता हूं मदद। टुडे आई ओ यू मतलब तुमने मेरा कुछ काम करके दिया होगा, फ्यूचर में तुम मेरे से भी कुछ करवा लेना, दैट इज आई ओ यू। यू ओ मी का मतलब मैंने तुम्हारा कुछ काम करके दिया है, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद मांगूंगा। तो यहां पे क्या लिखा, जेम्स ओज डॉन, मतलब जेम्स को पैसा देना है डॉन को, यानी डॉन को पैसा मिलना है जेम्स से। इज इट क्लियर? 3200, यहां एक कहानी खत्म, यानी डॉन को जेम्स से पैसा मिलना है 3200। ही सेंड, ही का मतलब जेम्स, जेम्स सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, डॉन का खुद का एक्सेप्टेंस, मतलब डॉन के लिए बिल्स पेबल था, इन फेवर ऑफ राल्फ, यानी राल्फ ने एक बिल लिखा होगा, दैट ऑफ द वैल्यू 3160, एक राल्फ, एक डॉन, थांबा, जेम्स से मिलना है, जेम्स से मिलना है 3200, जेम्स से 3200 मिलना है। क्लियर है यहां तक? जेम्स ओज डॉन का मतलब है डॉन को पैसा मिलना है जेम्स से 3200, यहां तक क्लियर है? अब जेम्स क्या कर रहा है, डॉन का खुद का एक्सेप्टेंसी उसको दे दे रहा है, डॉन्स एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ। इसका मतलब इन दोनों के बीच एक ट्रांजेक्शन हुआ, यहां इसके लिए एक बिल्स पेबल है 3160 और इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है 3160। डॉन्स ऑन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ, यानी डॉन ने एक्सेप्ट किया इन फेवर ऑफ राल्फ, राल्फ ने एक बिल बनाया, डॉन ने उसको एक्सेप्ट किया था 3160 का, तो डॉन के लिए बिल्स पेबल था, राल्फ के लिए बिल्स रिसीवेबल था। अब ये जो बिल्स रिसीवेबल राल्फ के पास था, वही बिल जेम्स चिपका रहा है डॉन को, मतलब हुआ क्या होगा, राल्फ ने ये बिल इसको एंडोर्स कर दिया होगा। अरे जेम्स को पैसा मिलना था राल्फ से, जेम्स को यदि सोचने की कोशिश नहीं करोगे तो गिव अप ही हो जाएगा। नहीं, जेम्स को पैसा देना है डॉन को, हाँ तो जेम्स को ही देना है डॉन को, जेम्स को ही देना है डॉन को, एरो गलत का है। हाँ हाँ, तो जेम्स पैसा नहीं दे रहा, जेम्स क्या कर रहा है, बिल दे रहा है। कौन सा बिल दे रहा है? जो एक्सेप्ट किया था डॉन ने। अब ये डॉन ने जो एक्सेप्ट किया था वो बिल जेम्स के पास पहुंचा कैसे? वो बिल होना चाहिए था राल्फ के पास, इसका मतलब राल्फ ने जेम्स को एंडोर्स कर दिया, तो इसके पास आ गया बिल्स रिसीवेबल 3160, इसके बुक से हट गया। ये समझ में आया? यहां तक फिर से समझा रहा हूं, इस बंदे को इसको पैसा देना था 3200, राइट? अब ये बंदा पैसे की जगह इसको क्या दे रहा है, बिल दे रहा है। कौन सा बिल दे रहा है? वो बिल जो डॉन ने एक्सेप्ट किया था। किसको एक्सेप्ट किया था? राल्फ को। तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल था, इसके लिए बिल्स पेबल। राल्फ ने ये बिल इसको दे दिया होगा, तभी तो इसके पास ये बिल आया। अब जब डॉन पैसा मांगने गया तो जेम्स ने क्या किया, यही बिल इसको दे दिया पैसे की जगह, तो इसके पास बिल्स रिसीवेबल आ गया 3160, लेकिन पैसा तो 3200 देना था, राइट? तो जब जब डॉन को जेम्स से पैसे की जगह बिल मिल रहा है, उस दिन वो एंट्री करेगा, डॉन अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3160, जेम्स से मिलना कितना था 3200, फुल सेटलमेंट हो रही है, फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा ना, तो यानी बाकी उसने डिस्काउंट दे दिया जेम्स को 40 रुपए का। ये एंट्री क्लियर है? पहले बाकी क्या नहीं समझा? क्यों क्यों क्यों? समझो मेरी बात, समझो समझो, मेरा बुक्स बना रहे हो आप, ठीक है? ये मैं हूं, मेरे बुक्स में एक डेटर है, दैट इज टीना। टीना से मुझे मिलना है 3200, ये कहानी है, ठीक है? मेरे बुक्स में एक क्रेडिटर भी है, लेट्स से आशा।
मुझे उसको देना है 3160। ठीक है। आशा के बुक्स में एक क्रेडिटर है टीना 3160 का। ठीक है, 3 बुक्स चल रहे हैं यहाँ पे, मेरा बुक्स, टीना का बुक्स एंड आशा का बुक्स, राइट। अब मुझे टीना से पैसा मिलना है 3200, टीना को आशा से मिलना है 3160, राइट, और आशा को मेरे से मिलना है 3160। ये क्लियर है? ठीक है। अब क्या हुआ, जब मुझे आशा को पे करना है 3160, मैंने आशा को बोला एक बिल लिखो और मैं एक्सेप्ट कर देता हूं, राइट। तो आशा ने एक बिल लिखा और मैंने एक्सेप्ट कर दिया, तो मेरे लिए बिल्स पेबल हो गया 3160, और आशा के बुक्स में एक बिल्स रिसीवेबल हो गया 3160। ये क्लियर है? अब क्या हुआ, मेरा और आशा का तो सेटलमेंट हो गया, लेकिन टीना को पैसा मिलना था आशा से। तो टीना गया आशा के पास, लाओ पैसा दो। आशा ने क्या किया, 3160 का कैश देने की जगह बिल दे दिया। आशा के बुक्स में तो बिल्स रिसीवेबल है, तो टीना के पास एक बिल्स रिसीवेबल आ गया 3160, और आशा के बुक से बिल्स रिसीवेबल खत्म, राइट। अब मैं गया टीना से पैसा मांगने, क्योंकि मुझे तो टीना से मिलना था। जब मैं टीना के पास पैसा मांगने गया तो टीना ने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में मुझे मेरा ही बिल दे दिया। मेरे लिए पेबल था, किसी के लिए बिल्स रिसीवेबल था, वही बिल घूम घुमा के मेरे पास आ गया, राइट। अब जब टीना मुझे मेरा ही बिल दे रही है तो उस टाइम तो मैं एंट्री करूंगा, तो मैं अपने बुक्स में एंट्री करूंगा टीना से बिल आ रहा है 3160, और टीना जो डेटर थी वो कम हो जाएगी, लेकिन वो तो 3200 से थी, तो फुल सेटलमेंट है, तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया। ये हो गया, ठीक है। तो यही एंट्री हमने ये पास किया था, राइट। अब देखो, मेरे बुक्स में एक बिल्स पेबल है, मेरे ही बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है, तो मैं आपस में उसको कैंसिल कर दूंगा ना, मैं अपने आप को पे थोड़ी करूंगा। तो मैं अपने बुक्स में और एक एंट्री करूंगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 3160 टू बिल्स रिसीवेबल 3160। क्लियर है? क्या चीज? नहीं, दोनों एंट्री होगा ना भाई, डिस्काउंट वाला भी होगा। हाँ, दोनों एंट्री होगा। बट अब समझ में आया? मेरा गलती नहीं है। हाँ, भैया पॉइंट ही बोल दिया, तुम प्रैक्टिकल में आना। ऐसा क्वेश्चन आता तो ऐसा लग रहा है रट के जाओ, फिर तो चमकेगा ही नहीं है। मैंने 2 मिनट लगा देती है ऐसा पूरा टाइम ले ले। अरे आने में कोई भी लैंग्वेज आ सकता है, बस आपको लैंग्वेज को क्रैक करना है, आराम से समझना है कि किसके साथ क्या कहानी हो रहा है, बिल पहुंचा कैसे किसके पास, एंडोर्स किया होगा। लाइबिलिटी तुम्हारे बैलेंस शीट में एक तरफ बिल्स पेबल खड़ा है और एक तरफ बिल्स रिसीवेबल खड़ा है, तो क्या करोगे तुम, किसको पैसा दोगे, अपने आप को ही नहीं दोगे ना। तो एसेट को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और लाइबिलिटी को बंद करने के लिए डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जर्नल एंट्री तो बोल रहा है, बिंग बिंग म्यूचुअल ओइंग्स कैंसल्ड। आगे चले।
डॉन मीट्स हीज एक्सेप्टेंस, मतलब डॉन के लिए बिल्स पेबल था इन फेवर ऑफ सिंह फॉर ₹4500, यानी डॉन के लिए बिल्स पेबल था 4500 और सिंह के लिए बिल्स रिसीवेबल था 4500। अब ये अपना ही बिल्स पेबल कैसे मीट कर रहा है देखना, बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब डॉन के लिए बिल्स पेबल है 4500, सिंह के लिए बिल्स रिसीवेबल 4500। अब डॉन ये बिल्स पेबल का सेटलमेंट कैसे कर रहा है, बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस, मतलब डॉन के लिए बिल्स रिसीवेबल भी होगा उसके पास एक। अरे बाय एंडोर्सिंग, एंडोर्स कैसे करेगा डॉन, जब उसके पास में एक बिल्स रिसीवेबल होगा, यानी जॉन ने एक बिल एक्सेप्ट किया होगा 4450 का, तो जॉन के लिए बिल्स पेबल है 4450 और डॉन के बुक्स में एक बिल्स रिसीवेबल है 4450 का। क्लियर है? जॉन के लिए बिल्स पेबल है 4450। अब डॉन इसका सेटलमेंट कैसे कर रहा है, जब पैसा मांगने आया सिंह तो उसने बिल दे दिया इन फुल सेटलमेंट 4450 का, उसके बुक से बिल्स पेबल लाइबिलिटी बंद हो गया और बाकी उसके लिए क्या हो गया, डिस्काउंट कितना 10, बिल्स रिसीवेबल 4, क्या चीज, बिल्स पेबल डेबिट होगा, सॉरी गलत कर दिया, हम लोग तो डॉन के बुक्स में करना है ना, उसके लिए लाइबिलिटी बंद हो जाएगा 4500, अगेंस्ट में वो उसके पास जो बिल पड़ा है वो दे देगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 50। तुम इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करो पहले। डॉन मीट्स हीज एक्सेप्टेंस, तो डॉन ने एक एक्सेप्टेंस कर रखा है तो डॉन के बुक्स में एक बिल्स पेबल होगा, राइट। अब वो ये बिल्स पेबल का पेमेंट कैसे कर रहा है, बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस, यानी उसके पास एक जॉन का एक्सेप्टेंस पड़ा था, मतलब उसके पास एक बिल्स रिसीवेबल पड़ा था, तो वो अपना बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा है अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स पेबल का पेमेंट हो रहा है बाय गिविंग देम बिल्स रिसीवेबल, तो डिफरेंस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि वर्ड फुल सेटलमेंट यूज किया है। क्लियर है? दैट वाज नंबर 3, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 4500 टू बिल्स रिसीवेबल 4450 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 50 रुपीज। ये डॉन ना घूम फिरा के बिल दिया है बिल के साथ तो ऐसा ही होता है भैया, ना बिल अभी एग्जिस्टेंस में है फिर भी इतना बेकार चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। उपाय हो नहीं, चेक में तो इतना घुमा फिरी कहाँ, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, चेक में भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है चलो लास्ट ट्रांजेक्शन, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन, रे का एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन, मतलब डॉन के लिए बिल्स रिसीवेबल, रे के लिए बिल्स पेबल, रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट, यानी वो पहले ही पेमेंट कर रहा है डॉन को, तो डॉन को पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा तो है, अभी थोड़ी देर में मजा आएगा। देखो बैंक में पैसा आ रहा है, डॉन क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, अरे रिबेट दे रहा है ना 1 महीना पहले, तो रे को बेनिफिट हो रहा है, तो डॉन के लिए तो खर्चा है, तो उसको डिस्काउंट बोलो या फिर रिबेट बोलो, बात एक ही है। टू बिल्स रिसीवेबल, राइट, वैल्यू बताओ, डिस्काउंट का वैल्यू है 15.5, वैल्यू है कहाँ लिखा हुआ, वैल्यू है कहाँ लिखा हुआ, यस
आपने 3040 वाला जो एंट्री था उसमें इंटरेस्ट लगा के एक बिल एक्सेप्ट करवाया था ना रे से, राइट? तो वो बिल्स रिसीवेबल था ना हमारे लिए, कितना था उसका वैल्यू? 3100.8 ये था उसका पैसा, वो दे रहे एक महीना पहले, तो एक महीने का रिबेट दे दो उसको 3100.8 @6% फॉर 1 मंथ। अरे 15.50 का रिबेट, 3085.3 खत्म। खत्म। सो इजी। क्या आएगा मुझे नहीं पता, इस कैटेगरी का आएगा तो इसी टाइप का आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये जो आपने अभी दो क्वेश्चंस किए थे, इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल, बस ऐसा ही है। हाँ उसको तो आता ही होगा ना, वाह, वो तो इंटर का बच्चा तुम्हारे पास बैठा है, तो वो तो सीए फाउंडेशन देने ही नहीं आया है। हाँ हाँ हाँ, जब तक तुम खुद से अच्छा दूसरे को मानोगे तो ध्यान रखना 15% कैटेगरी में हम डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आईसीआई 15% का मतलब है वी आर द बेस्ट। कब तथास्तु ऊपर से निकल जाएगा पता नहीं है। हाँ कुछ नहीं होता है, एक बार आप सीनियर बन जाओगे, आप जूनियर वाला जब पूछने आएगा तो आप बोलेगा छोड़ो हम तो दिमाग डिलीट कर चुके, अभी हमें सिर्फ उस लेवल का पता है। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है कि सीनियर मदद कर देता है। पता नहीं क्या करता है आईसीआई, वो उन्हीं को पता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? भाई टी आरू वंटी क्लियर है ये? ठीक है, अब देखो एकोमोडेशन बिल का समझना अच्छे से। एकोमोडेशन बिल क्या था? बाय सेल नहीं है, बट स्टिल बिल का यूज कर रहे हैं, ठीक है? किसी को पैसा चाहिए, किसी को पैसा देना है, उस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे एकदम अच्छे से शांति से क्वेश्चन को समझना, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है, राइट? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर इलस्ट्रेशन हो जाएगा आपसे। मैं ये करूंगा आज, फिर इलस्ट्रेशन होमवर्क दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ताकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओवर हो जाएगा अपना। ऑनलाइन वाला 2-3 बार सुन लेगा, बार 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 बार। वो बार बार सुनेगा कि क्या हो रहा है, डॉन रहे, किसके पास जा रहा है, किधर आ रहा है। चलो आओ देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये नहीं है एकोमोडेशन बिल का, ये तो नॉर्मल है, 3 बिल है इसके अंदर, एक इधर चला गया, एक उधर चला गया, वो सब कहानी है। आई नीड टू डू वन एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन विथ यू। नहीं नहीं, शांति से बस समझना, एक जगह हो सकता है होने से, बाकी ऐसा कुछ बड़ा कहानी नहीं होने वाला। देखो नंबर 10 करेंगे, नहीं होता, हाँ। आओ देखो मेरे भाइयों और बहनों, तमाशा तुम्हारे जिंदगी का। इलस्ट्रेशन नंबर 10, लेट्स हमेशा ध्यान रखना, एकोमोडेशन बिल में क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट देख लेना। ये क्वेश्चन तो फिर भी इजी है, क्यों इजी है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने दोनों का बुक्स मांग लिया, एक्स और वाई दोनों का, ठीक है? लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता, किसी एक का बुक्स मांगता है कभी कभी, दोनों आने से तो इजी है, हाँ दोनों तरफ आपने किया तो सेट ऑफ होता जाता है, राइट? अब देखो अच्छे से समझना क्या है। X draws on Y a bills of exchange for 30,000 on 1st of April 22। देखो मैं दोनों बुक्स पैरेलल कर रहा हूं सो दैट आपको समझने के लिए इजी हो। X का बुक, Y का बुक्स, नरेशन आप लोग लिख लेना।
बना सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, एग्जाम में मत बनाना ऐसे। हाँ, प्रॉपरली अलग अलग। अब देखो क्या बोला, 1 अप्रैल 2022 को X ड्रॉज ऑन Y अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 30,000। X ने बिल लिखा Y के ऊपर में एंड Y एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू X। 3 महीने के लिए X ने लिखा है, Y ने एक्सेप्ट किया है, तो X के लिए बिल्स रिसीवेबल है। लेकिन क्या ऐसा बोला क्या X Y ओज टू X या X को मिलना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, पहले से पैसा तो मिलना ही नहीं है। क्या ऐसा लिखा है कि X ने गुड सेल किया अब उसके अगेंस्ट में बिल बना रहा है? कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स एकोमोडेशन, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो X अपने बुक्स में 1 अप्रैल को क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y 30,000। ये क्लियर है? नरेशन आप लोग लिख लेना। कॉरेस्पॉन्डिंगली Y अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? इस बार इस चैप्टर में नहीं बोलना है, कुछ भी इजी है। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहां पे ना तो गुड सेल किया ना बाय किया, बट स्टिल देखो इस एंट्री से क्या समझ में आ रहा है, एक्स के बुक्स में वाई इज अ क्रेडिटर एंड वाई के बुक्स में एक्स इज अ डेटर। क्यों? क्योंकि एक्स को जबरदस्ती एक बिल मिल गया है जो वो बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसा लेके आएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब एक्स वाई को पैसा देगा तभी तो वाई बैंक को पैसा पे कर पाएगा। लाइबिलिटी तो वाई के लिए। क्लियर है यहां तक? यहां हाँ 30,000, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो आगे क्या बोला, एक्स who gets it discounted for 28,800। इमीडिएटली एक्स ने क्या किया, उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो एक्स अपने बुक्स में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 28,800 28,800। हाँ ठीक है ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस 1200 का डिस्काउंटिंग चार्जेस एंड 30,000 का बिल गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो पहले। ठीक है, उसी दिन उसने बिल डिस्काउंट करवा लिया। अब देखो हुआ क्या, इमीडिएटली रेमिट्स 9600 टू वाई। इसका मतलब इन दोनों में पार्टनरशिप चल रहा है। यदि सिर्फ एक्स को ही पैसा चाहिए होता तो वो उसको अभी क्यों देगा? वो तो फिर 3 महीने बाद देगा ना, और वाई फिर बैंक को दे देता। लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्स 9600 इमीडिएटली दे रहा है। हाँ, रेमिट करने का मतलब देना। एक्स इमीडिएटली रेमिट्स ₹9600 टू वाई। अब समझना, जब पार्टनरशिप है 30,000 का टोटल बिल वैल्यू था, एक्स ने बैंक से डिस्काउंट करवाया, बैंक ने सर्टेन चार्जेस लिए, राइट? अब कुछ पैसा यदि वाई यूज कर रहा है तो 100% चार्जेस क्या एक्स बियर करेगा? क्या वो वाई से रिकवर करेगा? राइट? तो मैं ऐसा बोलूं, जब हाथ में 28,800 रुपीज आया था तो बैंक ने आपसे डिस्काउंट काट लिया 1,200 रुपए। 28,800 रुपीज हैंड में आए तब बैंक ने 1,200 डिस्काउंटिंग चार्जेस लिया आपसे। उसमें से 28,800 में से 9,600 आप वाई को दे रहे हो, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी तो वाई को बियर करना पड़ेगा। तो 9,600 के लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना होगा? 400 रुपए। अरे यूनिटरी मेथड, 28,800 के लिए 1,200 का डिस्काउंटिंग चार्जेस है, तो 9,600 रुपीज के लिए कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस होगा? समझ में आया? क्योंकि देखो पूरा 30,000 रुपए एक्स अपने पास नहीं रख रहा है,
इफ पूरा 30,000 एक्स यूज करता तो 1200 पूरा का पूरा खर्चा वही बियर करता, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट वो क्या कर रहा है, वाई को भी तो दे रहा है यूज करने के लिए, तो उस अमाउंट पे वाई को भी तो डिस्काउंटिंग चार्जेस बियर करना पड़ेगा, राइट? तो वो हमने कैलकुलेट किया, जितना टोटल इन हैंड आया 28,800 में डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा 1200, उसमें से 28,800 में से आपने 9600 वाई को दे दिया, तो उस वैल्यू पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना होगा? समझ में आइए? 28,800 का अमाउंट हाथ में आता है तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगता है 1200, तो 96,800 यदि तुम किसी को दे रहे हो तो उसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना होगा? 28,800 के लिए 1200 है तो 1 रुपए के लिए कितना होगा? 1200 डिवाइडेड बाय 28,800, 9600 के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दिया। अबे बचपन में लाइट गई तब यूनिटरी मेथड नहीं किया क्या? हाँ, 10 रुपए में तुम 10 चॉकलेट लेके आता है तो 5 रुपए में कितना चॉकलेट लाएगा? तो हम लोग ऐसे करता था ना, 10 रुपए में इतना चॉकलेट है, 1 रुपए में कितना आएगा, तो 5 में कितना आएगा, तो वही चीज तो कर रहे हैं। अरे सिंपल सा लॉजिक है, 30,000 हम पूरा यूज नहीं कर रहे, कुछ पार्ट खुद यूज कर रहे हैं, कुछ पार्ट वाई यूज कर रहे हैं, तो जो वाई यूज कर रहा है ड्यू डेट में तो बैंक को वही देगा, लेकिन जितना हम यूज कर रहे हैं वो तो मुझे वाई को देना पड़ेगा, तभी वो बैंक को देगा ना। क्लियर है? इसी को एकोमोडेशन बोलते हैं। तो यहां पे इमीडिएटली एक्स क्या कर रहा है, वाई को पैसा रेमिट कर रहा है, तो वाई डेबिट हो जाएगा, राइट? अब समझना, देखो आराम से देख लो, वाई को वो कितना पैसा दे रहा है? 9,600, लेकिन एक्स ने अपने बुक्स में डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना डेबिट किया था? 400। किसको बियर करना है? वाई को, तो वो उसके लिए खर्चा है ही नहीं, वो वाई से लेगा, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कम हो जाएगा उसके बुक्स से, यानी नेट अमाउंट 10,000 वो वाई को रेमिट करना था। इसका मतलब 30,000 में से 20,000 खुद यूज कर रहा है और 10,000 वाई यूज कर रहा है। और वाई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? डेटर क्यों बन गया? ऑलरेडी पैसा तो देना ही था फर्स्ट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, 30,000 देना था, उसमें से 10,000 दे दिया, तो 20,000 ही बचाना जो ड्यू डेट में एक्स को रेमिट करना है वाई को। ये क्लियर है? आज पहले एक्स के बुक्स में वाई क्रेडिटर बना 30,000, फिर इमीडिएटली जब बैंक से पैसा आया, कुछ पैसा हमने तुरंत ही दे दिया वाई को जो वाई यूज कर रहा है, राइट? तो उतना पैसा तो कम हो गया ना। अब ड्यू डेट में बचा हुआ पैसा ही तो एक्स क्या करेगा? वाई को देगा, सो दैट वाई कैन मेक पेमेंट टू द बैंक। क्लियर है? तो वाई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? उसके पास पैसा आ रहा है 9,600 और उसके लिए एक्सपेंस है डिस्काउंटिंग चार्जेस 400 का, 2x 10,000। देखो x डेबिट किया था 30,000 से, मिलना था 10,000, मिल गया तो बचा कितना? 20,000 ही बचा ना। यहां तक का एंट्री में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, क्योंकि पैसा एक साथ लिया है तो एक ही आदमी क्यों डिस्काउंटिंग चार्जेस बियर करेगा? जो जितना यूज कर रहा है वो उतना डिस्काउंटिंग चार्जेस दो। क्लियर है? तो टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस 1200 था, उसमें से 800 ये बियर कर रहा है और 400 वाई बियर करेगा। क्लियर है? यहां तक ठीक है? हाँ, ठीक है यहां तक। अब देखो आगे क्या बोला, ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनएबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, मतलब कितना पैसा देना था? 20,000 देना था। बैंक को कौन देगा? यू आर द एक्स, आई एम द वाई, ठीक है? आपने एक बिल लिखा, मैंने बिल एक्सेप्ट किया। बिल्स पेबल का लायबिलिटी किसके लिए? मेरे लिए।
30,000 का लाइबिलिटी मेरे बुक्स में है। आपके लिए बिल्स रिसीवेबल, आपने वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट करवा के आपके पास पैसा आ गया, 10,000 मुझे दे दिया, 20,000 खुद यूज कर रहे हो, राइट? अब ड्यू डेट में बैंक किसके पास आएगी? मेरे पास। मैंने बिल एक्सेप्ट किया ना, मेरे लिए बिल्स पेबल है, बैंक तो मेरे पास ही आएगी, राइट? डॉक्यूमेंट में साइन तो मेरा ही है, बैंक मेरे पास आई, ओके देना ही पड़ेगा, मैंने लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया है, तो 10,000 जो मैंने यूज किया वो तो मैं अपने पॉकेट से दे दूंगा, लेकिन 20,000 तो आपने यूज किया, आप ड्यू डेट में मुझे कैश दोगे तभी तो मैं मिला के बैंक को दूंगा ना, आपने मुझे दिया ही नहीं। इज दिस अ केस ऑफ डिसऑनर? नो। क्या मैंने बैंक को देने से मना किया? क्या जब बिल्स पेबल मेरे लिए था, पे ही मेरे पास आया, क्या मैंने उसको देने से मना किया? क्या आपने मुझे पैसा नहीं दिया, बैलेंस अमाउंट देना चाहिए था ईमानदारी से, तभी तो एक दूसरे को मदद किया था, बट आपने ईमानदारी की तेल लगा दिया, नहीं है पैसा, नहीं है, नहीं है, बट मैं अपना सिबिल स्कोर खराब नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, अपने बीच में हो जाएगा, मैं बाद में ले लूंगा आपसे, लेकिन आज मैं बैंक को पूरा पेमेंट कर दूंगा ना। आई बात समझ में? वही है उस लाइन का मतलब कि ड्यू डेट में एक्स बीइंग अनएबल टू सेंड द मनी, कोई बात नहीं, मेरे बुक्स में मुझे ऐसा रहेगा कि एक्स से मिलना है 20,000 और आपके बुक्स में ऐसा रहेगा कि वाई को पे करना है 20,000। क्लियर है? अब ड्यू डेट पे मैं तो पेमेंट कर दूंगा ना बैंक को, तो ड्यू डेट क्या होगा? ड्यू डेट क्या होगा? फोर्थ जुलाई, 1 अप्रैल को बिल लिखा था फॉर 3 मंथ्स, तो 4 जुलाई ड्यू डेट है। अब 4 जुलाई 22, ये तो बेचारा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 30,000 बिंग पेमेंट मेड। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब थोड़ा दिमाग खुला रखना, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है धीरे धीरे, एक ही कैलकुलेशन में, बाकी जगह नहीं। जैसे ऊपर वाले में डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाला तब थोड़ा सा माथा रुका था, राइट? सिमिलरली फिर से रुकेगा जब आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालना होगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कहानी, यहां तक कहानी खत्म। यहां तक की स्टोरी में क्या समझ में आता है? एक्स के बुक्स में वाई इज अ क्रेडिटर ऑफ 20,000 एंड वाई के बुक्स में एक्स इज अ डेटर ऑफ 20,000। अब फ्यूचर ट्रांजेक्शन कुछ भी हुआ, वाई सबसे पहले पुराना पैसा सेटल्ड करेगा। अब फ्यूचर कुछ भी लेन देन होगा तो वाई बोलेगा भाई तेरे से पहले का 20,000 लेना था, पहले तो हम वो कट करेगा और बाद में बचा हुआ बैलेंस का हम ट्रांजेक्शन करेंगे। ऐसे ही होगा ना लॉजिकली, क्योंकि भाई आज आपने मुझे 20,000 नहीं दिया, कल को फ्यूचर में हम फिर से ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं और मेरे पास पैसा हुआ, तो मैं तो पहले ही वो 20,000 साइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो तो मुझे आपसे मिलना ही है ना। क्लियर है यहां तक? तो अब देखो आगे क्या बोला, ड्यू डेट में आपने मुझे पैसा तो नहीं दिया 20,000, चलो मैंने बैंक को चुका दिया, कहानी खत्म। बट आगे क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट्स बिल फॉर 40,000 फॉर 3 मंथ्स विच इज डिस्काउंटेड बाय वाई। यानी मैंने आपसे 20,000 मांगा, आपने वो तो नहीं दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर हमने और एक एकोमोडेशन बिल बनाया, मैंने बिल बनाया और आपने बिल एक्सेप्ट किया। कौन एक्सेप्ट कर रहा है यहां पे? एक्स एक्सेप्ट कर रहा है और वाई बिल बना रहा है, राइट? तो एक्स के लिए बिल्स पेबल, वाई के लिए बिल्स रिसीवेबल। तो इस डेट पे एंट्री होगा वाई डेबिट टू बिल्स पेबल एक्स के बुक्स में कितना रुपए? 42,000। क्लियर है? और वाई के बुक्स में एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स 42,000। ये नया ट्रांजेक्शन चालू हो गया है, नया बिल, लेकिन पुराना बिल भूलना मत, 20,000 रुपए बाकी है। क्लियर है? एक्स को देना है, वाई को मिलना है। 4 जुलाई को 3 महीने का ड्यूरेशन था क्या? नया वाला बिल भी 3 महीने का है, ठीक है। यहां तक डन एंड डस्टेड।
नहीं दिया, इसके लिए हमसे इंटरेस्ट इसलिए नहीं मांगा क्योंकि हम लोग के बीच में कभी बिल था ही नहीं। हाँ, एक्चुअल में तो कुछ था ही नहीं ना। यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बिल्स रिसीवेबल किसके लिए? वाई के बुक्स में। तो बैंक के पास कौन जाएगा डिस्काउंट करवाने? जिसके पास बिल है वही जाएगा बैंक के पास। अब देखो आगे भी यही बोल रहा है, विच इज डिस्काउंटेड बाय वाई फॉर ₹40,110। अब वाई ने ये बिल बैंक में मॉर्गेज रख के पैसा लेके आ गया, तो वाई अपने बुक्स में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट 40,110। क्लियर है? 40,110 इतना पैसा आया। बिल कितने का गया? 42,000, राइट? तो बाकी क्या हो गया? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1890, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1890। ये एंट्री क्लियर है? वो कहानी अलग था, ये कहानी अलग चल रहा है। ठीक है, बस पुराना कहानी में ये ध्यान रखना है 20,000 रुपए मिलना है, 20,000 रुपए देना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हो गया, डिस्काउंट करवा लिया इसने। अब देखो वो क्या कर रहा है, सेंड्स 6740 टू एक्स। कितना पैसा भेज रहा है एक्स को? लॉजिकली कितना भेज रहा है? 26,740 रुपए दे रहा है लॉजिकली। 6740 ही क्यों दे रहा है? क्योंकि अब वाई ने क्या किया होगा, पुराना जो 20,000 लेना था वो कट करके भेज रहा होगा। अरे मैंने बोला ना, पुराना हिसाब माइनस करने के बाद ही पैसा देगा। तो वाई प्रैक्टिकली एक्स को दे रहा है 6740, लॉजिकली देना कितना था? 26,740। ये समझ में आया? नेट दे रहा है 6740, बट उसने किया क्या होगा, जो पुराना 20,000 का बैलेंस मिलना था वो कट किया होगा ना, तब जाके 6740 दे रहा है, राइट? अब आराम से देखना, आराम से देखना, हम लोग वाई को दे, एक्स, वाई क्या कर रहा है, एक्स को दे रहा है, तो एक्स अकाउंट डेबिट पैसा दे रहा है ना। अब जब ये पैसा दे रहा है तो ये नए वाले बिल में से ही पैसा दे रहा है, कुछ कट करके दे रहा है, तो सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस वाई क्यों बियर करेगा? कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस तो एक्स को भी बियर करना पड़ेगा, नेक्स्ट बिल में भी तो शेयरिंग हो रहा है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कम होगा वाई के बुक्स में। टू बैंक कितना दे रहा है? कितना था? 6740, इतना ही तो दे रहा है। लॉजिकली कितना दे रहा था? 26,740। यानी जितना पैसा हाथ में आया, ये जितना पैसा इसके हाथ में आया था ना, इसका 26,740 उसको देना था एक्स को, बट वो दे कितना रहा है? 6,740। क्यों? क्योंकि पुराना 20,000 तो कट करेगा ना। तो एक लॉजिकली बताओ, डिस्काउंट एक्स को कितना बियर करना है? जब 40,110 हाथ में आता है तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगता है 1890, और लॉजिकली इस पैसे में से कितना दे रहा है? 740। तो उसके लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना एक्स को बियर करना पड़ेगा? क्या? 1890 डिवाइडेड बाय 40,110 इंटू 26740, 1260, 1260, 1260, 1260। इस पॉइंट पे बस ये कैलकुलेशन ही मेन है, यहीं पे ब्लंडर हो जाता है। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने, इसमें क्या होता है, पुराना 20,000 आपको दिमाग में रखना है कि कहीं ना कहीं उसने वो कट कर रहा है वो, यानी लॉजिकली नए वाले बिल में से वो दे तो रहा है 26,740, लेकिन 20,000 जानबूझ के कम करके दे रहा है।
लेकिन डिस्काउंटिंग चार्जेस तो 26,740 पे ही कैलकुलेट होगा। क्लियर है? तो आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस आया 1260, तो एक्स कितने से डेबिट होगा? क्या बोल, तो कट गया ना, हो गया सेटल्ड, वो सेटल्ड हो गया, काट के ही तो दे रहा है वो। ऑटोमेटिकली लेजर बनाओगे तो उसमें दिखेगा तुमको सेटल्ड हुआ हुआ, लेजर में ऑटोमेटिकली वो कम हो गया। अरे तुम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, इधर एक्स को क्रेडिटर बनाया था 42,000, जिसमें से तुमको देना था उसको 26,740, बट दे तो तुम कितना रहा है, कम ही रहा है ना, तो कम बनाओ ना, क्रेडिटर ऑटोमेटिकली कम हो गया, लेजर से सेट ऑफ हो जाएगा। जब तुम इसको लेजर ड्राफ्टिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो गया, वो लेजर पोस्टिंग में आ जाएगा। लास्ट में जब हिसाब निकालेंगे तो समझ में आएगा तुमको, बट ये एंट्री समझ में आया, इसका मेन पार्ट यही था। जो इन हैंड आता है उसको बेस लेना है, इन हैंड में जितना डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा है और लॉजिकली आपको कितना दे रहे हो उस पर डिस्काउंटिंग चार्जेस निकलेगा। क्लियर है? तो एक्स बी अपने बुक्स में एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 6740, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1260, टू वाई 8000। पुराना 20,000 का सेटलमेंट हो चुका है, पुराना 20,000 सेटल्ड। क्लियर है? अब अच्छे से समझो, पुराना 20,000 सेटल्ड हो चुका है, नया बिल के अकॉर्डिंग एक्स के बुक्स में वाई डेटर था 42,000, राइट, और वाई को क्रेडिट कर दिया हमने कितना, 8,000 से, मतलब वाई से अभी भी मिलना है, कितना और मिलना है। क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि ड्यू डेट तक क्या हो रहा है। ये हो गया यहां तक डिस्काउंटिंग तक। बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट। ओ माय गॉड, बिल्स पेबल किसके लिए था? वाई ने तो बैंक को मॉर्गेज रख के पैसा लेके आ गया, अब बैंक किसके पास गई, और एक्स ने क्या किया, हाथ खड़ा। इसको बोलते हैं डिसऑनर, इसको बोलते हैं डिसऑनर। जिसके लिए बिल्स पेबल है वही तो पैसा देने से मना कर रहा है। पिछला केस में जिसके लिए बिल्स पेबल था वो मना नहीं कर रहा था। इज इट क्लियर? यहां पे तो एक्स के लिए ही तो बिल्स पेबल है 42,000। अब बैंक जब गया उसके पास, वो मैं तो बैंक नहीं है पैसा, डिसऑनर हो गया, राइट। डिसऑनर होते ही क्या होगा, बिल कैंसिल करेगा एक्स अपने बुक्स में। डिसऑनर होते ही एक्स अपने बुक्स में बिल कैंसिल करेगा। कुछ नहीं है, एक्स ने तो बिल कैंसिल कर दिया। अब वाई, बैंक घुमा के वाई के पास जाएगी, वाई को तो पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि मॉर्गेज किसने रखा था, वाई ने रखा था। और वाई क्या करेगा, फिर से एक्स को डेटर बना लेगा। ये एंट्री कौन सा डेट में हो रहा है, ड्यू डेट क्या हुआ है, 7 अक्टूबर। तो एक्स डेबिट टू बैंक 42,000। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई भी डाउट?
कौन सा चैप्टर खुलवा दिया? अरे यही तो एकोमोडेशन है, जहां पे आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। अब एक चीज समझना, पहला 20,000 मिलना था जिसमें से कुछ पैसा कट हुआ, ठीक है। एक्स के बुक्स में वाई क्रेडिटर था 20,000, है ना। फिर नया बिल से 42,000 डेटर बना, लेकिन वो तो पूरा क्लोज ही हो गया क्योंकि वो बिल तो डिसऑनर हो गया। तो वो 20,000 देना था, और नया जो ये 8,000 रुपए मिला है ये भी तो एक्स को देना है वाई को। टोटल 28,000 से वाई क्रेडिटर बन चुका है। ये नहीं समझ में आया तो देखो लॉजिकली, वाई को क्रेडिट किया 30,000 मतलब क्रेडिटर, राइट। फिर वाई को डेबिट कर दिया 10,000 से, तो अब क्रेडिटर कितना बचा? 20,000। फिर वाई को डेबिट कर दिया 42 से, मतलब वाई अब डेटर बन चुका है कितने से? 22,000 से। 22,000 से फिर वाई को क्रेडिट कर दिया 8,000 से, मतलब वाई कितना डेटर बचा? 14,000। 22,000 में से 8,000 माइनस कर दिया, 8,000 माइनस हुआ ना 22,000 में से, 14,000 का डेटर बचा, 14,000 का डेटर बचा। फिर अगेन आपने वाई को क्रेडिट कर दिया, यानी क्रेडिटर बना दिया, तो कितने से क्रेडिटर बन गया उसके बुक्स में? 28,000। वही तो मैंने बोला 20,000 पुराना और 8,000 नया क्रेडिट किया, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, 42 और 42 तो कैंसिल हो गया। पहले से बुक्स में क्रेडिटर था वो 20,000 का, फिर और एक अमाउंट से क्रेडिटर बन गया, पेमेंट कर दिया तो सोचा दे देगा, लेकिन ये तो इंस्टॉलमेंट हो गया। मतलब एक्स के बुक्स में वाई टोटल क्रेडिटर है 28,000 और वाई के बुक्स में एक्स टोटल डेटर है 28,000। क्लियर है यहां तक? अब आगे जाके हो क्या रहा है, पेइंग 50 पैसा इन द रूपी। एक्स कितना पैसा दे पा रहा है वाई को? 50 पैसा इन अ रूपी। तो एक्स अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? वाई डेबिट 28,000 टू कैश 14,000 टू डेफिशिएंसी 14,000। और वाई उसके बुक्स में क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स में? बैंक करो या कैश करो कोई बात नहीं, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट 2x 28,000 एंड एकोमोडेशन खत्म। हाँ ये ऐसा कर रहे हो भी ठीक है, एग्जाम में वैसे एग्जाम में एक ही बुक पूछेगा ना, करेंगे क्वेश्चंस है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। बट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, देखो 100% फर्स्ट क्वेश्चन में तो नहीं होगा, 2-3 क्वेश्चन और करने का रिदम बन जाएगा। क्लियर है? पता है? क्लियर है यहां तक? समझ में आया एकोमोडेशन? तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, 2-3 चीज ध्यान रखनी है। पहला, पुराना कितना आउटस्टैंडिंग था, राइट। सेकेंडली, डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फर्स्ट वाले केस में तो जितना इन हैंड आया और आप कितना रेमिट कर रहे हो सामने वाले को, तो यूनिटरी मेथड से डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालना है। सेकंड वाले केस में जितना रेमिट कर रहे हो उस पे नहीं, प्लस पुराना आउटस्टैंडिंग भी ऐड करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा लॉजिकल रेमिट कितना कर रहे थे, उस पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करना। बस ये 2 फंडा आपको ध्यान में रखना, बाकी तो प्लस माइनस करके लेजर का बैलेंस मिल जाता है। क्लियर है? इतना आप रिवाइज करोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 किया था क्या लास्ट? तो 9 होमवर्क रहेगा, सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपका होमवर्क रहेगा। हाँ सेम क्वेश्चन है, बस हो जाएगा आराम से। नहीं नहीं सच में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 एंड और तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बाकी कंपाइलर में एकोमोडेशन का और मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।